नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में किसान उपयोगी जरूरी जानकारियों के साथ इस खास कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। आइए देखते हैं क्या है नया आज के कार्यक्रम में। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा लद्दाख में पानी महाअभियान की शुरुआत की, जो जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन की गति में तेजी लाएगा। फार्म स्तर पर लघु स्तरीय खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की हुई स्थापना। नैनो यूरिया के उत्पादन के लिए इफ्को के साथ समझौता ज्ञापन पर हुए हस्ताक्षर। और आइए अब समाचार देखते हैं विस्तार से। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने अपने यहां जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन की गति बढ़ाने और स्वच्छ पानी के महत्व पर ग्रामीण समुदायों को सूचित करने के और उनको साथ जोड़ने के लिए 1 महीने का अभियान पानी माह शुरू किया है। पानी माह 2 चरणों में ब्लॉक और पंचायत स्तर पर चलेगा, जिसका पहला चरण 1 से 14 अगस्त तक, दूसरा चरण 16 से 30 अगस्त 2021 तक चलेगा। ये अभियान त्रिआयामी दृष्टिकोण अपनाएगा, जिसमें पानी की गुणवत्ता का परीक्षण, जल आपूर्ति की योजना, रणनीति तथा गांवों में पानी की कमी को पूरा करेगा। 25 जुलाई 2021 को लद्दाख में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन पर 4 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। इस दौरान उपराज्यपाल श्री R.K. माथुर ने पानी माह के उद्देश्य पर जोर दिया। महीने भर चलने वाले इस अभियान के माध्यम से ग्राम समुदायों को पानी के नमूनों की गुणवत्ता, जांच और निगरानी के लिए सैंपल प्रयोगशालाओं में भेजने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। पानी माह के पहले चरण में ग्राम जल और स्वच्छता समिति के सदस्यों द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण और स्वच्छता अभियान पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस चरण के दौरान परीक्षण के लिए सभी चिन्हित स्रोतों और सर्विस डिलीवरी पॉइंट से पानी के नमूने एकत्र किए जाएंगे। पहले चरण में जागरूकता पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। पानी माह के दूसरे चरण में जल जीवन मिशन के तहत पानी की गुणवत्ता और सेवा वितरण पर प्रभावी संचार के लिए ग्राम और ब्लॉक स्तर की बैठकें आयोजित होंगी, जिसमें घर घर जाकर दौरा करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस चरण के दौरान जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन, जल गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट और विश्लेषण पर ग्रामीणों के साथ खुले मंच पर चर्चा की जाएगी। अभियान में ग्रामीणों की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जल नमूना संग्रह और ग्राम सभाओं के लिए एक गांव और ब्लॉक वार कार्यक्रम भी तैयार किया गया है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने भी प्रत्येक जिले के पहले 5 हर घर जल गांवों के लिए प्रति गांव 5 लाख रुपए और प्रत्येक जिले में पहले हर घर जल ब्लॉक को 25 लाख रुपए के पुरस्कार की घोषणा की है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने अनाज, तिलहन, सब्जी और फल आधारित प्रसंस्करण उद्योग समेत विकास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की छत योजना, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना लागू की है। घटक योजना के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण एवं परिरक्षण क्षमता निर्माण और विस्तार के लिए कुल 292 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को स्वीकृति प्रदान की गई। सरकार ने 2021-22 के बजट भाषण में टमाटर, प्याज और आलू समेत 22 खराब होने वाले उत्पादों को ऑपरेशन ग्रीन्स योजना के दायरे का विस्तार करने की घोषणा की, ताकि इन खराब होने वाले उत्पादों में मूल्यवर्धन को बढ़ावा दिया जा सके। कृषि स्तर के बुनियादी ढांचे के साथ खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के लिए उद्यमियों को सहायता अनुदान के रूप में ऋण से जुड़ी वित्तीय सहायता प्रदान करता है। घटक योजना के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण एवं परिरक्षण क्षमता विस्तार के लिए कुल 292 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को स्वीकृति प्रदान की गई है। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड और DOF के राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के सार्वजनिक उपक्रमों ने नैनो यूरिया के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। नैनो उर्वरक आकार निर्भर गुणों, उच्च सतह मात्रा अनुपात और अद्वितीय गुणों के कारण पौधों के पोषण में आवेदन के लिए बहुत अच्छा वादा रखता है। नैनो उर्वरक उच्च पोषक तत्व उपयोग दक्षता में योगदान करते हुए नियंत्रित तरीके से पौधों के पोषक तत्वों को छोड़ते हैं। धान, गेहूं, सरसों, मक्का, टमाटर जैसी विभिन्न फसलों पर 7 ICAR अनुसंधान संस्थान कृषि विश्वविद्यालयों में राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली के माध्यम से रबी और जैद 2019-20 के दौरान नैनो नाइट्रोजन का प्रायोगिक परीक्षण किया गया। पत्ता गोभी, खीरा, शिमला मिर्च, प्याज आदि कृषि की दृष्टि से उपयुक्त पाए गए नैनो यूरिया नाइट्रोजन की बचत के साथ किसान की फसल की पैदावार को 50% तक बढ़ा सकती है।
इफ्को द्वारा गुजरात के कलोल में स्थापित नैनो उर्वरक संयंत्र से निर्मित नैनो यूरिया के निर्यात के लिए उर्वरक विभाग से अनुमति मांगी गई। और इसी के साथ ही आत्मनिर्भर भारत में यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें, तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत आत्मनिर्भर भारत में। देश में अनुसंधान के जरिए दलहनी फसलों का उत्पादन और इनकी नई किस्में लगातार इजाद की जा रही हैं, जिससे फसल की उत्पादकता तो बढ़ी है और किसानों को अच्छा मुनाफा भी मिल रहा है। इससे जुड़े अथक प्रयासों के बारे में क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि आयुक्त डॉक्टर एस.के. मल्होत्रा। आइए देखते हैं। तिलहनी फसलों के बारे में अगर आप देखोगे तो करीब करीब हमारे देश की जो कुल रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है, वो 25 मिलियन टन की है। मतलब 25.5 मिलियन टन हमें खाद्यान्न तेलों की ज़रूरत पड़ती है और उसमें काफ़ी कुछ मात्रा, तो आधी मात्रा लगभग जो है हमारे अपने उत्पादन से पूरी हो जाती है। और अगर आप गत वर्ष का आंकड़ा उठा करके देखें, उससे 1 साल पहले का, तो हमारा जो 25 मिलियन टन की जो रिक्वायरमेंट थी, उसमें से 14 मिलियन टन हम बाहर से मंगा रहे थे, जिसमें करीब करीब 70 हज़ार करोड़ हमें खर्च करने पड़ते थे और बाकी 11 मिलियन टन हम खुद उत्पादन करते थे। तो 11 मिलियन टन को हम लोगों ने अब बढ़ा करके उसको 2020-21 का जो आंकड़ा हमारे सामने आया है, उसको हम बढ़ा करके 13 मिलियन टन पे ले गए हैं। और उधर से जो हमारा बाहर दूसरे देशों से जो हमें मंगाना पड़ता था, जो पहले 14 मिलियन टन था, वो घट करके अब 13 मिलियन टन हो गया है। तो इससे क्या है कि हम लोगों ने एक जो नेशनल मिशन फॉर एडिबल ऑयल चलाया, उसका असर दिख रहा है और हम चाहते हैं कि धीरे धीरे ये जो गैप है वो कम होता चला जाए और हमारी अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ जाए। तो इसीलिए एक भारत सरकार ने एक नीति बनाई और उसमें जैसे कि मुख्य रूप से 2 सीज़न है, जिसमें खरीफ सीज़न और रबी सीज़न। तो एक जो इसकी कार्यनीति है, इसके लिए खरीफ सीज़न के लिए और रबी सीज़न के लिए अलग अलग रूप से जो है इसकी कार्यनीति बन करके सामने आई और उसका कार्यान्वयन जो है हम लोगों ने उसी प्रकार से किया। तो जो खरीफ का मौसम जो है अभी काफ़ी जगह बिजाई अभी भी चल रही है, तो इसकी कार्यनीति हम लोगों ने पहले ही बना करके लगभग अप्रैल के महीने में सभी राज्यों को सूचित कर दिया गया था
कि हमें अपना उत्पादन जो ऑयल सीड क्रॉप है, हमारी तिलहनी फसलें हैं, उनको बढ़ा करके हमें और अधिक आगे तक ले जाना है। तो जहाँ तक हम लोगों के पास जो खरीफ का आंकड़ा था, जब हम लोगों ने ये देखा कि करीब करीब 21.15 मिलियन टन का जो हमारा उत्पादन जो है वो करीब करीब खरीफ फसलों से आता है। ये मैं तिलहन की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऑयल सीड बीज की बात कर रहा हूँ। ऑयल सीड जो आता है जिससे बाद में तेल निकाला जाता है, उसको हम बढ़ा करके 26.22 मिलियन टन तक ले जाना चाहते हैं। ये हमारी 21-22 की जो कार्यनीति थी वो बनी थी, और इस कार्यनीति को हम लोगों ने 95 जो ज़िले हैं विभिन्न राज्यों के, उन ज़िलों में जो है उनका कार्यान्वयन किया, जिसमें हम लोगों ने ये कहा कि अभी क्षेत्र बढ़ाने का हमारे पास स्कोप कम होता है, तो क्षेत्र कहाँ से बढ़ाएं। तो क्षेत्र बढ़ाने के लिए हम लोगों ने इंटरक्रॉपिंग की एक प्लान भी साथ में लेके आए कि जिससे कि अंतरशस्य खेती हो, और बहुत सारी ऐसी फसलें हैं जिनके बीच में 2 लाइनों के बीच की जो दूरी है काफ़ी रहती है और वो खाली रह जाती है और बिना यूज किए रह जाती है। तो इंटरक्रॉपिंग के लिए जो एक प्लान बनाया कि इंटरक्रॉपिंग के अंतर्गत उस क्षेत्र को जो है हम लोग यूज करें, और दूसरा बहुत सारे ऐसे गैर परंपरागत क्षेत्र हैं जहाँ पर जो है इनका क्षेत्र बढ़ाने की पूरी संभावनाएं हैं, उनको चिन्हित किया गया और पूरी प्लान 95 जिलों में हम लोगों ने उसको इम्प्लीमेंट किया है। दाल हम भारतीयों की थाली का एक अटूट हिस्सा है। हमारे देश में हालांकि सबसे ज्यादा दालों का उत्पादन होता है, लेकिन खपत भी यहीं पर सबसे अधिक है, और यही वजह है कि इनका उत्पादन बढ़ाने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं। आइए इसी से संबंधित एक रिपोर्ट पर डालते हैं नजर। दलहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम दाल 28 राज्यों के 644 जिलों में लागू की जा रही है। दलहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम दाल 28 राज्यों के 644 जिलों में लागू किया जा रहा है। इसके अलावा ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू हो रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन दाल के तहत किसान को क्लस्टर प्रदर्शन, बीज वितरण और उच्च उपज देने वाली किस्मों का वितरण किया जा रहा है। इसके अलावा उन्हें कृषि उपकरण, कुशल जल बचत उपकरण, पौध संरक्षण के लिए रसायन, पोषक तत्व प्रबंधन, मृदा सुधारक और प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। प्रशिक्षण के दौरान किसानों को दलहनों के प्रजनक बीज उत्पादन के लिए सहायता दी जाती है। दालों के प्रमाणित बीज उत्पादन को बढ़ाने के लिए 150 बीज हब बनाए गए हैं। अधिसूचित किस्मों के किसानों को दलहन के बीज की मिनी किट का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है और उन्नत नवीनतम पैकेज पर प्रदर्शन का आयोजन हो रहा है। इसके अलावा दालों की नवीनतम किस्मों के प्रमाणित बीज का उत्पादन करने के लिए केंद्रीय बीज एजेंसियों को सहायता भी प्रदान की जाती है। इसके अंतर्गत 2018-19 और 2019 के दौरान एक नई योजना गन्ने के साथ दालों की इंटरक्रॉपिंग लागू की गई। जिन 12 राज्यों में इसे लागू किया गया है, उनमें बिहार, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के अलावा ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के नाम शामिल है। दलहन उत्पादकता बढ़ाने के लिए 2019-20 में विशेष कार्य योजना लागू की गई। साथ ही 11 राज्यों में लक्ष्यीकरण चावल प्रति क्षेत्र कार्यक्रम शुरू किया गया। मूल्य स्थिरीकरण कोष के तहत सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान दालों के लिए बफर लक्ष्य 19.5 से बढ़ाकर 23 लाख टन कर दिया है। इसी के साथ ही यहाँ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार
शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आत्मनिर्भर भारत में प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। राज्य के लगभग 15 करोड़ लाभार्थियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के जरिए निःशुल्क राशन उपलब्ध किया जा रहा है। आइए देखते हैं गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से बातचीत के ये प्रमुख अंश। बहुत संतोष हो रहा है। संतोष इस बात का कि दिल्ली से अन्न का जो एक एक दाना भेजा गया वो हर लाभार्थी की थाली तक पहुंच रहा है। संतोष इस बात का कि पहले की सरकारों के समय उत्तर प्रदेश में गरीब के अनाज की जो लूट हो जाती थी उसके लिए अब वो रास्ता नहीं बचा है। यूपी में जिस तरह प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को लागू किया जा रहा है वो नए उत्तर प्रदेश की पहचान को और मजबूत करती है। मुझे आपसे बात कर करके बहुत अच्छा लगा और जिस हिम्मत के साथ आप बोल रहे थे, जिस विश्वास के साथ बोल रहे थे और सच्चाई, आपके हर शब्द में सच्चाई निकलती थी, इससे मुझे इतना संतोष मिला। आप लोगों के लिए काम करने के लिए मेरा उत्साह आज बढ़ गया है। किसानों को जागरूक बनाने का ये काम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत हो रहा है। इसके मुख्य रूप से 2 बिंदु है। एक, किसानों को इस संबंध में जरूरी जानकारी देना और दूसरे, उनका क्षमता निर्माण करना। पहले बिंदु के अंतर्गत राज्य सरकारों के माध्यम से किसानों को फसल उत्पादन और संरक्षण प्रौद्योगिकियों के अलावा फसल प्रणाली आधारित प्रदर्शन, नई नई किस्मों या फिर संकर बीजों का उत्पादन और वितरण किया जा रहा है। साथ ही एकीकृत पोषक तत्व और कीट प्रबंधन तकनीकों में सुधार के लिए भी उन्हें प्रोत्साहन दिया जा रहा है। जबकि दूसरे बिंदु में क्षमता निर्माण के लिए कृषि उपकरणों या मशीनों, जल बचत उपकरण, फसल मौसम के दौरान प्रशिक्षण का सहारा लिया जा रहा है। इसके लिए कार्यक्रम और कार्यशालाओं का आयोजन, बीज मिनीकट का वितरण, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रचार चल रहा है। इसके अलावा पोषक अनाज के लिए किसान उत्पादक संगठन, उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना और बीज हब को भी समर्थन दिया गया है। कृषि और किसान कल्याण विभाग विस्तार सुधार के लिए राज्य विस्तार कार्यक्रम का समर्थन जैसी योजनाएं भी चला रहा है। केंद्र प्रायोजित इस योजना के तहत राज्यों को सहायता प्रदान की जाती है और किसानों को प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अलावा एक्सपोजर विजिट होती है, प्रदर्शनों का आयोजन होता है, किसान भोजन की व्यवस्था की जाती है, किसान गोष्ठी और किसान वैज्ञानिक बाजरे की खेती को प्रोत्साहित किया जाता है। साथ ही आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कार दिए जाते हैं। किसान हित समूहों की सहभागिता पर जोर दिया जाता है और फार्म स्कूलों की स्थापना का कार्यान्वयन किया जाता है। इसके अलावा राज्यों को भी ये अधिकार होगा कि वो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना और मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के तहत पोषक अनाज को बढ़ावा दे सके। लघु बाजरा, ज्वार और बाजरे पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई किस्मों के विकास के लिए राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और ICAR संस्थानों में स्थित 45 सहयोगी केंद्रों को सहायता प्रदान करता है। SIR CMERI द्वारा आयोजित कार्यक्रम में विकसित फसल कटाई के बाद की प्रौद्योगिकियों के लिए साथ ही नागालैंड तथा भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की कृषि अर्थव्यवस्था को बदलने की क्षमता के बारे में एक विशेषज्ञ वार्ता की गई। CSIR CMERI MSME समूहों के लिए प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण को भी प्रोत्साहित कर रहा है, जो एक वितरित पूंजी मॉडल के माध्यम से प्रौद्योगिकी का लाइसेंस दे सकता है। अरुणाचल प्रदेश के नाहरलागुन में ऐसी एक अन्य सुविधा स्थापित की गई है। अरुणाचल प्रदेश के जीरो में ऐसी एक सुविधा स्थापित करने की योजना की प्रगति पर है।
CSIR CMERI के निदेशक प्रोफेसर हरीश हिरानी ने कार्यक्रम में कहा, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में खेती और कृषि के संदर्भ में भौगोलिक तौर पर जबरदस्त फायदे हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में नकदी फसलों की बहुतायत है। इन राज्यों में तुंग जैसी आकर्षक फसल की स्थापना भी छिपी हुई है। चिकित्सा उद्देश्यों के लिए तुंग का तेल चीन से आयात किया जाता है। इसके अलावा भारत सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए धन का एक बड़ा हिस्सा आवंटित करती है और कृषि इनमें से एक प्राथमिक क्षेत्र है। अदरक का सबसे बड़ा उत्पादक होने के बावजूद प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी की कमी के कारण लगभग 45% उत्पादन की बर्बादी होती है। फसल तैयार करने की उपयुक्त प्रौद्योगिकी की अनुपलब्धता के कारण तुंग जैसी निर्यात की संभावना वाली फसलों का समुचित लाभ नहीं मिल पाता। कृषि यंत्रीकरण प्रौद्योगिकियों में नवीनतम प्रगति के साथ किसानों को लैस करने के लिए क्षेत्र में कौशल संबंधी पहलों की बहुत कमी है। तो आज के लिए आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम में बस इतना ही। आपको बता दें, आप इस कार्यक्रम को डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड आ रहा है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं। और ना सिर्फ ये सारी जानकारी, बल्कि इससे पहले जो प्रसारित कार्यक्रम है वो भी YouTube के माध्यम से अब आप कभी भी कहीं भी देख सकेंगे। फिलहाल के लिए आज आत्मनिर्भर भारत में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। उत्तर प्रदेश की औद्योगिक नगरी कानपुर से लगा हुआ जिला कानपुर देहात है। कानपुर देहात खाद्यान्न के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ मुख्य रूप से धान, गेहूं और सब्जियों की खेती की जाती है। कानपुर देहात के विकास खंड मैथा का मझियार गांव भी खाद्यान्न फसलों के उत्पादन के लिए जाना जाता है। माया देवी मझियार गांव की रहने वाली हैं। इनकी उम्र लगभग 48 वर्ष है। माया जी के पास 3 बीघा जमीन है, जिसमें वो स्वयं खेती करती हैं। कृषि विज्ञान केंद्र दलीप नगर कानपुर देहात से जुड़ने से पहले माया देवी तकनीकी ज्ञान के अभाव में अपनी खेती से अच्छा आर्थिक लाभ नहीं कमा पा रही थी, जिसके कारण उनके दैनिक जीवन में समस्याएं बनी हुई थी। हमारे पास 3 बीघे जमीन है, उसमें मैं थोड़ा सा गेहूँ धान कर लेती हूँ। इसके बाद सारी जो बचता है उसमें सारी सब्जी उगाती हूँ। जब मैं KVK से नहीं जुड़ी थी तब मेरा परिवार अच्छे ढंग से नहीं चल पा रहा था। कहीं धनिया बोती थी, कहीं चुटुर पुटुर कर लेती थी, उससे मुझे कोई जानकारी भी नहीं थी। जब मुझे जानकारी हुई तब से हमारा सारा खर्च अच्छे से चलने लगा। साल 2014 में माया देवी ने कृषि विज्ञान केंद्र कानपुर देहात से गृह वाटिका में प्रशिक्षण प्राप्त किया। उन्होंने वैज्ञानिकों के सहयोग से अपने घर के पास 250 वर्ग मीटर की एक गृह वाटिका का निर्माण किया। इसमें वह सब्जी उत्पादन का कार्य करने लगी। घर में प्रयोग के बाद बची हुई सब्जियां उन्होंने बाजार में बेचना शुरू किया और उससे आर्थिक लाभ भी कमाया। सब्जी उत्पादन में आर्थिक लाभ को देखते हुए उन्होंने अपनी खेती योग्य जमीन पर भी सब्जी उत्पादन शुरू किया और इस कार्य में उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों से तकनीकी सलाह ली। सब्जियों में भी उन्होंने सबसे ज्यादा परवल की खेती पर जोर दिया, जिसमें उन्हें एक फसल में लगभग 25,000 रुपए का लाभ हुआ। इसी प्रकार उन्होंने प्याज की खेती पर भी जोर दिया और लगभग 8,000 का लाभ कमाया। इसके अलावा माया देवी मौसमी सब्जियों का उत्पादन कर अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बना रही हैं। सबसे पहले मैंने गृह वाटिका एक बनाई 1 बिस्वे में। उसमें मैंने गाजर, मूली, पालक, शलगम, चुकंदर यानी सारी चीज अपनी सब्जी उपलब्ध की। उससे भी मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। उससे मैं अपना सारा खर्च चलाती हूँ। हमारा बहुत अच्छे से परिवार चल रहा है। माया देवी न सिर्फ सब्जी उत्पादन का कार्य कर रही हैं, बल्कि पशुपालन के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रही हैं।
दुग्ध उत्पादन से माया देवी लगभग 10,000 रुपए सालाना कमा रही हैं। हमारे पास पशु हैं, भैंसें हैं, उससे मैं 15 लीटर दूध निकालती हूँ और वो दूधिया को ना देकर बाजार ले जा कर के अपना स्वयं ही धंधा करती हूँ। उससे हमारा अच्छा पैसा निकलता है, उसी से अपना सारा परिवार का खर्च चलाती हूँ। माया देवी ने कृषि विज्ञान केंद्र दलीप नगर के तकनीकी सहयोग से सर्दी के मौसम में मशरूम उत्पादन का भी काम शुरू किया है। सब्जी और पशुपालन से हमने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, सब्जी का धंधा किया और हमने अपने बच्चे और बच्चियों की शादी की और अपना घर भी बनवा लिया। इस तरीके से अपना हम परिवार में कल कुशल से रह रहे हैं। माया देवी के पति सुखराम भी उनका खेती और पशुपालन कार्यों में सहयोग कर रहे हैं। माया देवी अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन बिता रही हैं। गांव में उनका मान सम्मान भी बढ़ा है। जो दिलो दिमाग की बात कविताओं में करते हैं। मैं खाने के बाहर मिले किसी को कुछ सफ़े और कलम दवा, जरूर कोई हारा हुआ आशिक शायर बना होगा। जब हमारी शादी हो चुकी है तो इश्क पे जोर क्यों नहीं है? तो बेजान शब्दों में रंग भरते हैं। मुझको उजलत कोई नहीं है पर ऐसे होंगे हमारे साहित्य के महारथी। आज भी जब भी ये पहली बारिश की पहली बूंद मेरी हथेली पर गिरती है ना, तो याद सबसे पहले तुम्हारी ही आती है। हम ढूंढ रहे हैं 100 करोड़ का कवि। देखिए हर रविवार रात 9 बजे डीडी किसान पर। कितना प्यार करती है मुझसे? कहो तो जान दे दूं। I love you कमल। दादी मेरा बच्चा। तेरी शादी हो गई उससे, बच्चा होने वाला था उससे। बड़ी आई है गर्भ साने वाली। लड़का मेरा जेल में है, लड़की मेरी बिना वजह बदनाम हो रही है। बंटवारा सोमवार से शुक्रवार रात्रि 9 बजे डीडी किसान पर। मैं चाहता हूँ मेरे पोते शांतनु और आपकी पोती अनु की शादी हो जाए। दादाजी का हमेशा से यही सपना था कि इस गांव में एक अच्छा सा अस्पताल खुल जाए। कौन पूरा करेगा हमारा सपना? MBBS एडमिशन फॉर्म। ये गाँव में वो नहीं होता है जो चाहता है भगवान, बल्कि वो होता है जो चाहता है दुबे प्रधान। मैं आपको डॉक्टर बनकर ही दिखाऊंगी। इस गांव में एक अच्छा सा अस्पताल खोलूंगी और आपका सपना पूरा करूंगी। मिल गई मंजिल मुझे। देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 पर। शहर की बात स्वाद के साथ, संस्कृति का मिलन परंपरा के साथ। देखिए स्वाद का सफर हर शनिवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।